नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर चल रहे हैं। जो क्लास होने वाली है वो एक्चुअली में मैमेलियन रिप्रोडक्शन की होने वाली है, तो इसको हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन दे दिया है नाम। और चूंकि जो हम लोगों को अध्ययन करना है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अध्ययन करना है। हमने क्या किया है, प्रॉपर इसके नोट्स बनाए हैं। समय कम होने के कारण मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारा ज्यादा समय मतलब लिखने में ना जाए, तो मैंने इसके प्रॉपर नोट्स मैंने जल्दी जल्दी बना लिए, जिससे प्रेजेंट करने में और आपको पढ़ाने में लंबा समय न लगे। चूंकि टाइम बहुत कम था और आज कॉलेज में भी काफी काम था, तो इसलिए क्या होता है, व्यस्तता के कारण ऐसी स्थितियां करनी पड़ती हैं। तो वीडियो शुरू करें। देखते हैं वीडियो में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हमने इस एक चीज देखी थी कि यूपी के जो यूपी का टीजीटी और पीजीटी, ये दोनों थे। इसमें लगभग 2 क्वेश्चन बने थे। और ईएलटी जो था 2018 का, उसमें यहां से 2 क्वेश्चन बने थे। तो काफी इसका मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं। कहता है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कार्ड। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछ देता है कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन के, एग का जो डेवलपमेंट होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, बिना फर्टिलाइजेशन या बिना निषेचन के अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या भ्रूण निषेचन क्या होता है तो आप सब जानते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का मिलना ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है या निषेचन की जो क्रिया है, उसे बिना अगर निषेचन के डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो या भ्रूण, तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और यह क्वेश्चन जो है वो आपके टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी का फेवरेट क्वेश्चन है। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकरिंग किस में पाई जाती है, तो उसका जो आप एग्जाम्पल अक्सर देते हैं वो आप हनी बी को लगाते हैं। हनी बी का मतलब मधुमक्खी को लगाते हैं, क्योंकि जो हनी बी होती है या मधुमक्खी होती है, उसमें जो ड्रोन होता है, देखिएगा उसमें कई सारा कैटेगरीज होती है। आपको जब हम इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां हम पूरा हनी बी की लाइफ साइकिल आपको बताएंगे, क्योंकि वहां कई सारे स्टेप आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हनी का कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या हनी में पाया जाता है। और जैसे कि टीजीटी पीजीटी में अभी हमें लगता है 2016 या 19 वाले में पीजीटी में पूछा था कि मतलब वर्कर का जीवन काल कितना होता है, क्यून का कितना होता है और ड्रोन का, ये अभी उससे पूछा था। तो चूंकि वो अभी यहाँ लाएंगे तो फिर बहुत ब्रॉड होगा, तो वो वहां डिस्कस कर देंगे। तो हनी भी आप सब जानते हैं, जिसे मधुमक्खी बोलते हैं। मधुमक्खी में जो क्यून और वर्कर्स होते हैं, जो क्यून और वर्कर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, फर्टिलाइज एग से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पीजीटी टीजीटी और एलटी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो क्वीन और वर्कर्स होते हैं वो फर्टिलाइज एग से बनते हैं। लेकिन जो ड्रोन होता है, ड्रोन क्या होता है, मेल होता है, नर जो होता है उसे ड्रोन के नाम से जानते हैं। देखिए ड्रोन से तो अब ड्रोन का जो नाम रखा गया है, वो जो ड्रोन कैमरा चलते हैं या ड्रोन जो उड़ते हैं उनका नाम इसी के आधार पर रखा गया है। तो ड्रोन से नर होता है और ये क्या होता है, अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है और पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होता है। इसीलिए अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा, और पूछेगा क्या, पूछा गया है कि जो पार्थिनो नेचुरल जो पार्थिनो जिनेसिस पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है, तो यह प्राय मधुमक्खी। एग्जाम में जो आंसर दिया रहता है वो हनी बी दिया रहता है। हनी बी जिसको टिक करना रहता है, तो हनी बी मधुमक्खी में। और इसका अगर एग्जाम्पल हनी बी में भी पूछ दे, हनी बी में किस में, क्वीन, वर्कर, ड्रोन या नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, तब वहां टिक करेंगे ड्रोन को। यदि केवल हनी बी दिया हो तो हनी बी लगाएंगे, और यदि मान लेते हैं थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन करेगा तो फिर ऑप्शन वहां चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, आपसे पूछेगा क्वीन, वर्कर और ड्रोन या नन ऑफ एबव, तो फिर ड्रोन को लगाएंगे कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस ड्रोन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहां इसलिए शामिल किया क्योंकि वो था। दूसरा, जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो प्राकृतिक पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है उसको 2 कैटेगरीज में या 2 भागों में डिवाइड की गई है। एरेनोटोकी बोलते हैं और थैलेटोकी बोलते हैं। थैलीटोकी बोलते हैं दो। इसमें क्या होता है, हैप्लॉइडी प्लॉइडी पाया जाता है। हैप्लॉइडी
डिप्लॉइडी पाया जाता है एरेनोटॉकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पकड़ में नहीं आया है, इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ सकता है एरेनोटॉकी किस में पाया जाता है, थैलोटॉकी किस में पाया जाता है, तो इसमें डिप्लॉइडी पाई जाती है। तो एरेनोटॉकी की बात करेंगे तो एरेनोटॉकी में मैं बता दूं कि एरेनोटॉकी जो होता है ये क्या होता है, बिल्कुल अलग शब्द है। एरेनोटॉकी एक नया शब्द है जो फ्यूचर के एग्जाम में नए क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, जो फंसा सकता है। एरेनोटॉकी इज एन हनी बी, किस में पाई जाती है, तो ध्यान में रखना, आपसे पूछेगा एरेनोटॉकी फाउंड इन, तब भी आंसर करेंगे हनी बी या मधुमक्खी। मेल डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज, तो आप सब जानते हैं कि जो नर होता है वो अनफर्टिलाइज यानी अनिषेचित अंडे से डेवलप होता है। इसीलिए जो ड्रोन होता है, ड्रोन जो होता है वो हरदम हैप्लॉइड होता है। ध्यान में रखना, कैसा होता है, अगुणित होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रोन कैसा होता है, अगुणित होता है। क्यों? क्योंकि ये किससे बनता है, तो यह अनफर्टिलाइज एग से बनता है या अनिषेचित अंडे से बनता है। किससे बनता है, अनिषेचित अंडे से इसका विकास होता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए अगुणित होता है। अभी मैं पूरी डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कुछ शब्द हैं जो विशेष हैं, उनको लेकर चलना है। मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एंड फीमेल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड। थैलीटॉकी क्या होता है, इन डिप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड, देन अगर द्विगुणित अनफर्टिलाइज्ड एग है, पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप द फीमेल, उससे अगर फीमेल डेवलप होती है तो थैलोटॉकी के नाम से जानते हैं। तो दोनों शब्द बता दिए हैं। अब हम आते हैं मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो में हम लोग जो अध्ययन करेंगे, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे, यानी मनुष्य के जननांग का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के जननांग को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राथमिक सेक्स ऑर्गन्स, यहां से कई बार पीजीटी और टीजीटी और इसके अलावा ईएलटी के लिए, जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में अगर नर की बात करेंगे तो प्राथमिक जननांग जो होता है, यानी प्रथम जनन अंग जो बोलेंगे वो टेस्टिस, या हिंदी में इसको हम वृषण के नाम से जानते हैं, टेस्टिस या वृषण। फीमेल में अगर बात करेंगे, मादा में, तो उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है वो ओवरी, या हिंदी में अंडाशय के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिए, टेस्टिस या वृषण। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, तो हम पहले बता दें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में किसको रखा गया, ऐसे किन अंगों को प्राथमिक जननांग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे, तो जो प्रोड्यूस गैमीट्स, जो गैमीट्स बनाते हैं। और मेल में क्या गैमीट्स बनते हैं, तो जनरली जो स्पर्म होते हैं, जिनको हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं, स्पर्म, वो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट। एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या सिक्रीट करता है, लैंगिक हार्मोन्स को श्रावण करता है। ध्यान में रखिएगा। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से आपको एग्जाम में कई सारे ऑप्शन दे देगा कि इनमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या द्वितीयक जननांग कौन से हैं। सेकेंडरी तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, सेमिनल वेसिकल्स होती है, वास डिफरेंस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, और पेनिस। ये क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी में सिर्फ टेस्टिस और ओवरी आते हैं, सेकेंडरी में जितने बचे वो सब आपको रखना है। ये एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, मान लेते हैं आप कंफ्यूज हो जाए। ओवरी की अगर बात करें, मादा की, मादा में जो सेकेंडरी सेक्स आते हैं, फैलोपियन ट्यूब, और ध्यान में निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस, वजाइना और मेमोरी ग्लैंड आता है। एसेसरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर कौन होते हैं, लो पिच वॉइस, बियर्ड, ब्रॉड शोल्डर, नैरो हिप्स। जो हिप्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। शोल्डर जो पुरुषों में होते हैं, देखिए द्वितीय करेक्टर क्या होता है, जब पुरुष यंग होता है, ऐसे याद करिएगा, जब बच्चा जवान होता है, वो 15वें साल या 14वें साल में रखता है, तो देखिएगा जो पखौड़े होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, मसल्स डेवलप हो जाती हैं, आ गया, आवाज भारी हो जाती है, पैरों की जो हाथ होते हैं मसल्स मजबूत हो जाती हैं, और जो कमर होती है वो पतली हो जाती है। जबकि महिलाओं में क्या होता है, हाई पिच वॉइस, स्मूथ फेस। ध्यान में रखिए, इनकी वॉइस बहुत महीन हो जाती है, पतली हो जाती है, और स्मूथ फेस हो जाता, चिकना फेस हो जाता है। नैरो शोल्डर जो ये होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ब्रॉड हिप्स, और इनकी कमर चौड़ी हो जाती है। एज ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। देखना, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, जब लैंगिक रूप से कोई व्यक्ति यंग होता है या जवान होता है तो उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी जब लैंगिक रूप से कोई व्यक्ति मैच्योर होता है या
तो उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अगर कोई बोलते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी, तो आप कहेंगे सेक्सुअल मैच्योरिटी आर नोन एज द प्यूबर्टी। अगर वो लैंगिक रूप से मैच्योर है, वो जनन कर सकता है, बच्चे उत्पन्न कर सकता है, तो उसे हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। चलिए, फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला जो आता है टेस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एलटी 2018 में क्वेश्चन बना था, हमने पेपर सॉल्व कराया था तो बना था। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, तो करना यह है कि हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से प्रॉपर डाउनलोड कर लें और क्रिएट अकाउंट कर लें, क्रिएट अकाउंट कर लें। और जो एलटी 2025 का नया बैच जो शुरू किया है वो केवल 1499 का है। यदि आप एलटी 2025 कूपन कोड डालेंगे तो ये बैच आपको 1399 का पड़ेगा। इसमें जो है सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, और ये जो थ्योरी क्लास है बिल्कुल सेम थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी। सारी की सारी एमसीक्यू क्लास, सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा आपको ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आपको डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल रहेगा, डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आपको नोट्स ग्रुप अवेलेबल रहेगा। क्या नोट्स ग्रुप अवेलेबल रहेगा, जिसमें 1500 के लगभग पीडीएफ है। और इसके अलावा आपको जीएस का ग्रुप अवेलेबल रहेगा, जिसमें जीएस के नोट्स होंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा एक जो बैच है विजेता, विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमारा इंतजार ना करना पड़े, तो हमने इसमें 80% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, और 20% जो सिलेबस है मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त तक कंप्लीट कर दूं। इसमें भी ये जितनी भी फैसिलिटी है सारी फैसिलिटी विजेता बैच में भी मिलेगा। ये भी 1399 का है, आज ज्वाइन करें। और जो प्रैक्टिस बैच है, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की करना चाह रहे हैं तो हमारा 699 का है, जिससे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करते ही आपका स्कोर खिंचेगा। आप जो एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत करके आते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट बैच ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए काले मैसेज करिए, आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चलिए, डिस्कशन में है, जिससे आपको सारी अपडेट जानकारी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए काले मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, वह नंबर है हमारा 9452920508। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि में सिलेक्ट हो चुके हैं। और मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि जानकारी आपको ये दे दूं कि मैं स्वयं टीजीटी 2016, टीजीटी 2021, पीजीटी 2021, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 और जीआईसी 2021, आश्रम पद्धति 2021, इतनी परीक्षाएं हमने पास की। मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूं, तो तभी मैं बता रहा हूं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप हमारे साथ जुड़िए, मैं वादा करता हूं सिलेक्शन श्योर होगा। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, जब भी मित्र सेलेक्ट होते हैं मैं बताता हूं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें हमारे मित्र सेलेक्ट ना होते हो। ठीक है, चलिए, तो टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस कहता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, पहले ही क्वेश्चन। दूसरा प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्मेटोजोआ किससे प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं किसमें, तो टेस्टिस में या वृषण में बनते हैं। प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन करता है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन छोड़ता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण जो है वो टेस्टिस करता है। अगर टेस्टिस ना हो तो लीडिंग सेल, टेस्टिस में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम लीडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो लीडिंग कोशिकाएं छोड़ती हैं। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल चुका है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। हमने बस वही उतना ही डाटा हम आपके साथ शेयर करते हैं जो एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट हो या फंसे। इसमें आप देखेंगे एक भी शब्द इधर उधर का नहीं है। तो लीडिंग सेल,
मतलब टेस्टिस में लीडिंग सेल पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करती है, जो लैंगिक लक्षण यानी सेक्स करने की जो इच्छा होती है, इंटीमेट होने की जो इच्छा होती है, आपने सेक्स करने का जो जोश जगता है, वो इसी हार्मोन का खेल होता है, टेस्टोस्टेरोन का। जिनमें सेक्स की इच्छा नहीं, नपुंसकता होती है, तो डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही टेस्ट कराता है कि कितना श्रावण हो रहा है। अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो फिर वो दवाइयां देता है। ईच टेस्ट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कार्ड स्क्रोटम सैक। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी और टीजीटी और ईएलटी 2018 में पूछा जा चुका है। स्क्रोटम से क्वेश्चन पूछा गया और मैं बताऊंगा क्या पूछा गया। देखिएगा, जो टेस्टीज होते हैं, तो जो दो गोल ऐसे टेस्टीज होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये आप देखेंगे इस तरह के सैक में बंद रहते हैं ये। तो इस जो इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्रोटम स्पाइक के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है, टेस्टीज है। दो टेस्टीज होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे लटके रहते हैं। ठीक है, ये जनरली पेनिस होता है, तो ये स्क्रोटम सैक के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछता है जो टेस्टीज होते हैं किसके अंदर बंद रहते हैं, तो एग्जाम में टिक करना है स्क्रोटम सैक के अंदर बंद रहते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्क्रोटम सैक्स की जरूरत क्या है। भाई देखिए, ईश्वर ने जो चीज आपको दी है वह कोई भी चीज फालतू में नहीं दी है। दिस इज डन। ईश्वर ने जो भी चीज आपको दी है, कोई भी सिंगल चीज फालतू में नहीं दी है। तो जो स्क्रोटम होता है, जो कि मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और उसमें स्पर्म क्या होंगे, स्पर्म नष्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे या किसी काम के नहीं रहेंगे। तो क्या किया भगवान ने, ईश्वर की मैं बात करता हूं, उसने एक थैली दे दी, और टेस्टीज देखना पूरा शरीर बना है, मगर वो दो टेस्टीज है वो हमारे शरीर से बाहर लटके रहते हैं नीचे। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर स्क्रोटम का 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी। हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे जो स्क्रोटम उसका कम होता है। इस टेम्परेचर पर स्पर्म आराम से निर्मित हो जाते हैं और स्पर्म प्रॉपर कार्य करते हैं, इसलिए स्क्रोटम की जरूरत है। अगर पूछ दे स्क्रोटम का कार्य क्या है, तो यह टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है। फिर इंटरनली स्क्रोटम लाइंड बाय, जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम अगर ये अंदर की जो खाल ये जो ऐसे ऐसे बनी है, इसके अंदर जो लाइनिंग होती है, ये इस तरह से जो पतली पतली लाइन होती है, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। इस तरह से जो पतली पतली ये लाइन है, इसके ऊपर आवरण चढ़ा रहता है, वो दो आवरण होते हैं। डॉर्टस मसल्स, ये पूछा था डॉर्टस, ये 2018 में ईएलटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि डॉर्टस किस में पाए जाते हैं, वहां एग्जाम में टिक करना था स्क्रोटम में पाया जाता है। हमने पेपर सॉल्व कराया, देख लीजिएगा। ये 2018 के ईएलटी में क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रोटम डॉर्टस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो स्क्रोटम में पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये डॉर्टस मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो स्क्रोटम में देखने को मिलती हैं। और ये आपसे एग्जाम पूछता है कि डॉर्टस मसल का काम क्या है, तो रेगुलेट टेम्परेचर इन कोल्ड सीजन एंड वार्म सीजन। ये क्या करता है कि ये जो मसल्स होती हैं, देखिए सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं, तो टेस्टिस का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है, हाँ, और गर्मियों में बिल्कुल फैल जाती हैं, तो टेस्टिस लटक जाते हैं। तो ये डॉर्टस जो मसल्स होती हैं रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड सीजन एंड वार्म सीजन, गर्म और ठंडी में ये टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या पाया जाता है, स्पर्मेटिक फेसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, नया क्वेश्चन यहां से मैं बिल्कुल आपको जनरली इतना ज्यादा लंबी तैयारी की आपके साथ, आप अपने मित्रों के साथ इतनी लंबी हमने तैयारी की, तो क्वेश्चन देखकर पता चल जाता है कि अभी तक क्वेश्चन बना है कि नहीं। देखिएगा, मैंने स्टार लगाया, मैंने कहा अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, मगर फ्यूचर में क्वेश्चन बनेगा। ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछेगा स्पर्मेटिक फैसिया किस में पाया जाता है, तो भी आंसर होगा स्क्रोटम। जो स्पर्मेटिक फैसिया है वो भी स्क्रोटम में पाया जाता है। ये नया क्वेश्चन बनेगा, अभी तक इससे क्वेश्चन भी कभी नहीं बना है, किसी भी स्टेट में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना कि स्पर्मेटिक फैसिया किसमें पाया जाता है, तो स्पर्मेटिक फैसिया स्क्रोटम में पाया जाता है। स्क्रोटम कम्युनिकेट विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंगुअल कैनाल। यह क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। इंगुअल कैनाल क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, एब्डोमिनल कैविटी से जो स्क्रोटम जुड़ा रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से, ध्यान में रखिएगा, ये मान लेते हैं कहां से जुड़ा है, एब्डोमिनल कैविटी, ये मनुष्य का मान लो हिस्सा है, तो इस एब्डोमिनल कैविटी से जहां से जुड़ा है, इसको किससे बोलते हैं, तो इंगुअल कैनाल के नाम से जानते हैं। किससे? इंगुअल कैनाल के नाम से जानते हैं।
व्हेल्स एंड एलिफेंट हैव एब्डोमिनल टेस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि वो जंतु कौन से हैं जिनके स्क्रोटम नहीं पाया जाता है। उनके टेस्टिस मतलब पेट के अंदर, पेट के अंदर का मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं, लटकते नहीं है। तो वो व्हेल्स और एलिफेंट हैं जिनकी एब्डोमिनल टेस्टिस पाए जाते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। क्रिप्टो ध्यान में रखिएगा, कहता है क्रिप्टोराई रेचिडिज्म क्या होता है, क्रेप्टोरेचिडिज्म क्या होता है, इज नॉन डिसेंट ऑफ द टेस्टीज इन स्क्रोटम। कहता है वो बच्चे, मान लेते हैं कुछ बच्चों में डिफेक्ट होता है कि जो टेस्टीज होते हैं, जनरली जितने बच्चे पैदा होते हैं उनके टेस्टीज बाहर लटके रहते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, उनका स्क्रोटम बाहर नहीं होता है। ऐसी कंडीशन को हम क्रिप्टोराइचिडिज्म के नाम से जानते हैं। ऐसे बच्चे स्टराइल होते हैं, उनमें मतलब क्या हो, वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। ध्यान में रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोराइचिडिज्म के नाम से जानते हैं। और क्रिप्टोराइचिडिज्म क्या होता है, जिनके टेस्टिस, जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और उनके टेस्टिस लटक कर ना लटके और एब्डोमिनल कैविटी में ही अंदर बंद रहे, तो उनमें जनन की क्षमता होती है, सेक्स तो कर सकते हैं, मगर बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। ऑर्किडेक ऑर्किडेक्टोमी क्या होती है, ऑर्किडेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूव द टेस्टिस। जैसे कि आपने देखा होगा जानवरों में जैसे बकरे हैं या मतलब बछड़े वगैरह हैं जिनको बैल बनाया जाता है, उनके क्या करता है कि एक व्यक्ति आता है और ब्लेड मार के उनके टेस्टिस को निकाल कर बाहर फेंक देता है। इस क्रिया को सर्जिकल रिमूव द टेस्टिस, टेस्टिस को मतलब ऑपरेशन द्वारा निकाल देना, वो क्या कहलाता है, आल्सो नोन एज द कैस्ट्रेशन। इसे कैस्ट्रेशन के भी नाम से जाने, कैस्ट्रेशन या ऑर्किडेक्टोमी के नाम। ऑर्किडेक्टोमी या कैस्ट्रेशन एक ही मैटर है, जिसको हम रिमूव कर देते हैं, बकरों में रिमूव कर देते हैं। इसको बोलते हैं बधियाकरण। क्या बोलते हैं, बधियाकरण। अगर एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे तो इसका बाकायदे, अगर इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे तो इसमें एक अच्छा चैप्टर भी है बधियाकरण, तो जिसमें वो बताते हैं कि जानवरों को कैसे बधिया किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गवर्नाकुलम क्या होता है, गवर्नाकुलम लिगमेंट कनेक्टिव कॉर्ड कनेक्ट टेस्टिस टू स्क्रोटम लेयर। मान लेते हैं ये हमारे स्क्रोटम है और इसमें हमारे ये टेस्टीज हैं, और ये टेस्टीज क्या करते हैं, ये टेस्टीज इनसे इस तरह लिगमेंट के द्वारा नीचे से जुड़े रहते हैं, ऐसे लिगमेंट। इन्हीं लिगमेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, गबर्नाकुलम के नाम से जानते हैं इन्हीं लिगमेंट को। और ये क्या हो गया हमारा स्क्रोटम, और ये क्या हो गए रेड वाले, ये हो गए टेस्टिस। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वो लिगमेंट्स जो टेस्टीज और स्क्रोटम से जुड़े रहते हैं, उन लिगमेंट्स को क्या बोलते हैं, तो उनको गवर्नाकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गवर्ना, GUBER यानी CULM, गवर्नाकुलम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बन गया गवर्नाकुलम। टेस्टीज कवर्ड 3 लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PGT में क्वेश्चन बन चुका है कि जो टेस्टीज होते हैं कि ऊपर कितनी लेयर पाई जाती है, तो टेस्टीज के ऊपर जनरली 3 लेयर पाई जाती है। पहली पाई जाती है ट्यूनिका वेजिनेलिस, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस किसमें पाई जाती है, तो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। क्यों, वेजिनेलिस शब्द से हमें लगता है कि ये वेजिना से संबंधित है, योनि से संबंधित है या वेजिना से संबंधित, अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है। जबकि बिल्कुल यह किससे संबंधित है, वेजिनेलिस से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह टेस्टीज का एक्चुअली में जो टेस्टीज होते हैं उन पर 3 आवरण चढ़े रहते हैं। कितनी परतें होती हैं, 3। उनके ऊपर 3 आवरण होते हैं। तो जो पहला वाला आवरण होता है, ये रेड वाला, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस के नाम से जानते हैं। मिडिल वाले को हम किसके नाम से जानते हैं, तो मिडिल वाले को जानते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जगह नहीं है तो इस, और अंदर वाला जो होता है ग्रीन कलर का जो है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा के नाम से जानते हैं।
ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नाम से। अभी टी से आप स्पीसीज जीनस ना समझ लेना, वो स्पेस नहीं, इसलिए टी बनाकर हमने लिख दिया है, वो पूरा नाम लिखेगा। तो सबसे बाहरी परत है ट्यूनिका वेजिनेलिस, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो आप लिखेंगे टेस्टिस के ऊपर या वृषण के ऊपर, जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का जो टेस्टिस, सॉरी स्क्रोटम का नहीं बोलेंगे इसको, टेस्टिस का बोलेंगे। थोड़ा सा यहाँ सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये हम स्क्रोटम में ले गए हैं, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, वो एक्चुअली में चित्र बना था तो उसी के ऊपर हमने उसी को घुमा दिया है, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। वो देखो अभी गलती हो जाती है, अब तक गलत सूचना चली जाती है। ये मान लेते हैं हमारा टेस्टीज है। अब इस टेस्टीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, ये टेस्टीज के ऊपर, वो हम उसमें बता रहे थे आपको, ये टेस्टीज के ऊपर मान लो आवरण पाया जा रहा है, एक ये आवरण, ये तीन परतें पाई जा रही हैं। हाँ, तो बाहरी जो परत है उसको ट्यूनिका वेजिनेलिस, मध्य वाली परत को ट्यूनिका एल्बुजिनेसिस, और अंदर वाली परत को ट्यूनिका वेसिकुलोसा। यानी जो टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज यानी जो गोली होती है ना, टेस्टीज, उसके ऊपर के आवरण की बात है। हम स्क्रोटम में लगा गए थे, क्योंकि बना हुआ चित्र था तो उसी पे हम राउंड अप कर गए थे। तो ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल होती है, और ट्यूनिका वेसिकुला इनर होती है। ठीक है, तो वेजिनेलिस से मैंने कहा कंफ्यूज मत होइएगा, और ये क्वेश्चन पीजीटी में बन चुका है, इस लगा लीजिएगा। ईच टेस्टिस, प्रत्येक जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस के अंदर कई सारे इस तरह कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लेब्यूल के नाम से जानते हैं। ऐसे टेस्टिस के अंदर खांचे होते हैं, और इन टेस्टिस के अंदर ईच टेस्टिस 250 कंपार्ट, ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लेब्यूल के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमने आपको बता दिए हैं। अच्छा, ये पिक्चर हमने लगा कर रखा है, आप लैंडस्केप में करेंगे, छोटा पिक्चर है तो ध्यान में रखिएगा, तब आपको नजर आएगा। देखिएगा ये टेस्टिस के ऊपर का आवरण है, बाहर मध्य वाला जो आवरण है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और ट्यूनिका वेजिनेलिस जो ऊपर का आवरण है वो ट्यूनिका, ये तो कैविटी है, और ये वाला जो आवरण है ऊपर वाला, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आवरण है ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये वाली जो कैविटी है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ध्यान में रखिएगा। और ये है ट्यूनिका ऊपर वाला, ट्यूनिका जो है एल्बुजिनिया, ये वाला है। ठीक है, तो कितनी परतों से घिरा हुआ, तीन परतों से। दूसरा ये देखिएगा कंपार्टमेंट है, जिन्हें ये क्या है, ये देखिएगा कंपार्टमेंट है, ये क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, ये जिनको अभी हम कंपार्टमेंट की बात कर रहे थे। चलिए, तो इनके अंदर क्या भरा रहता है, तो बहुत कुंडलित, ध्यान में रखिएगा, इनके अंदर प्रत्येक के अंदर क्या होता है, बहुत कुंडलित, इस तरह कुंडलित संरचना भरी रहती है, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कर, मतलब टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर मान लो उलझा हुआ धागा, एक दो तीन चार ऐसे उलझे हुए धागे भरे रहते हैं, तो वो कहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक खाने में देखिएगा, इस ये खांचा, एक खांचा, दो खांचे, तीन, ऐसे देखिए खांचे बने हुए हैं, तो इन खांचों को क्या बोलते हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या भरा है, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से लेकर तीन बहुत ज्यादा क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर भरे रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जब सेक्शन काटेंगे टेस्टिस का तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे जैसे है, तो ये खांचे दिख रहे हैं, और इनमें हमें क्या दिख रहा है, इनमें हमें सेमनीफेरस, इस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भरे हुए हैं, ये ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भरे हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर भरे रहते हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भरे रहते हैं। सिंगल लेयर्ड जर्मिनल एपिथेलियम, खास बात है, प्रत्येक जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है वो एक देखो उलझी हुई नली है, उस नली के अंदर केवल एक परत, सिंगल परत का जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। सिंगल परत का क्या पाया जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है, एक परती जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये एक नली है, और इस नली के ऊपर इस तरह से एक परती, ऐसे एक परती कोशिका की जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, तो ये हमारी जर्मिनल एपिथेलियम है।
इस जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती है सार्टोली कोशिका, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी और ईएलटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्टोली सेल का दूसरा नाम भी पूछ सकता है। एक्चुअली में सार्टोली सेल ये सबको याद रहता है, मगर सस्टेन सस्टेंटाकुलर, ध्यान में रखिएगा, सस्टेंटाकुलर, SUSTENTA, सस्टेंटाकुलर सेल्स नहीं याद रहता। सार्टोली सेल कभी कभी एग्जाम फंसा देता है, सार्टोली सेल ना देकर सस्टेंटाकुलर सेल्स दे देगा। अब दोनों नाम एक है, चाहे सार्टोली सेल कहें चाहे सस्टेंटाकुलर सेल्स कहें, तो दोनों जब एक है तो ये हमें ध्यान में रखना है, चाहे सार्टोली दिया रहे सस्टेंटा सेल। अब सार्टोली कोशिका से एक न एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन से उठाएगा तो पहली चॉइस होती है सार्टोली सेल। सार्टोली सेल में जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन डेवलपिंग स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म डेवलप विकसित हो रहे जो स्पर्म है या शुक्राणु है उनको भोजन देने का कार्य करती है, पोषण। बकाया ये दो हैं, ये आपने नहीं पढ़े होंगे, मगर नया क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये क्या करते हैं, सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी श्रावण करते हैं। ये विशेष है, शायद आपने ना पढ़ा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो यहां पढ़ लीजिएगा कि यह एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे एबीपी बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, उसका भी श्रावण करते हैं। सिक्रीट इनिबिन, इसके अलावा ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का श्रावण करते हैं जिसे इनहिबिन कहते हैं। ये सप्रेस करता है एफएसएच सिंथेसिस को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस करता है। आपसे पूछेगा कि जो इनहिबिन है वो कौन सी कोशिका स्रावित करती है टेस्टिस की, तो आपको आएगा सार्टोली कोशिका या सस्टेंटाकुलर कोशिका, जो इनहिबिन का भी श्रावण करती है, जो एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सप्रेस करती है। तो ये तीन मेन कैरेक्टर्स थे जो हमने आपको बताए हैं। फिर आता है इंटरस्टाइटियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये मतलब टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी, देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर मैं दबाव भी देता हूं और उसको मैं लिखकर भी बताता हूं कि यह चीज जो कॉमन है, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लीडिंग कोशिका है इनको एंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये विशेष है। इससे भी क्वेश्चन ये वाला नहीं बना इंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ टेस्टिस किसे बोलता है, ये नहीं बना है, मगर इन फ्यूचर आपसे पूछता है इनमें से इंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ टेस्टिस किसे कहते हैं, तब क्या आंसर करेंगे कि इंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ टेस्टिस किसे कहते हैं। अब पता लगा चक्कर आ रहा है, जबकि नॉर्मल सा लीडिंग सेल्स को ही इंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ टेस्टिस कहते हैं। तो क्या टिक करेंगे, लीडिंग सेल या इंटरस्टियल सेल को बोलेंगे। इसका मुख्य कार्य होता है जो कि पहले बता चुके हैं, सिक्रीट एंड्रोजन, और एंड्रोजन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। ऑल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस ओपन इनटू नेटवर्क कॉल्ड द रेटी टेस्टिस। देखिएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं और वो क्या होते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, आगे चलकर ओपन होते हैं नेटवर्क में, और एक बहुत उलझी हुई संरचना बनाते हैं इस तरह से, जिसको रेटी टेस्टिस कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पूछेगा। रेटी टेस्टिस किस में पाया जाता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो नेटवर्क होता है या उलझी हुई संरचना होती है उसे हम रेटी टेस्टिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम रेटी टेस्टिस के नाम से उलझी हुई संरचना को जानते हैं। तो रेटी टेस्टिस किस में पाया जाता है, तो पहले टेस्टिस में पाया जाता है। क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क की तरह या उलझी हुई संरचना जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं। वेयर फाइंड डक्टल्स द वास एफरेंसिया, और आगे जाकर ये वास एफरेंसिया में खुलती है। चलिए फिर देखते हैं। फिर आता है वास एफरेंसिया एपिडिडाइमिस में खुलती है। एपिडिडाइमिस क्या है, एपिडिडाइमिस की बात करें तो 3 पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एपिडिडाइमिस कितने भागों में बना रहता है। 3 भाग होते हैं इसके, काप्ट CAUPT, काप्ट, कार्पस और काउडा, 3 भाग होते हैं, काप्ट, कॉर्पस और काउडा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि वास इफ्रेंसिया किसमें खुलती है आके, तो वास इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस के काप्ट में खुलती है, काप्ट वाले भाग में। जो बाहर का हिस्सा होता है काप्ट, मिडिल हिस्सा होता है कार्पस और अंदर का हिस्सा होता है
काउडा एपिडाइमिस। 3 भाग होते हैं। तो वास डिफरेंशिया किस में खुलती है? तो कॉप्ट एपिडिडाइमिस में खुलती है। ये विशेष है और ये अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है, नया क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस के किस भाग में खुलती है। ये तीनों ऑप्शन होंगे, या नन ऑफ एबव लिखा रहेगा तो आपको कॉप्ट करना है। फंक्शन क्या होते हैं एपिडिडाइमिस के? स्पर्म मैच्योर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है कि स्पर्म मैच्योर कहां होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो स्पर्म होते हैं वो मैच्योर कहाँ होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो स्पर्म या शुक्राणु मैच्योर का मतलब होता है पूर्ण रूप से परिपक्व, वो एपिडिडाइमिस में होते हैं। किसमें होते हैं? एपिडिडाइमिस में। दूसरा मोटिलिटी ऑफ एपिड आपसे पूछता है स्पर्म मैच्योर कहाँ होते हैं और चलने कहाँ शुरू करते हैं। देखिए वहां से बन क्या, यहां क्या करते हैं, चलने की क्षमता आती है। तो आप जो बोलते हैं मोटिलिटी या मोबिलिटी कहां डेवलप होती है स्पर्म की, या स्पर्म में चलन कहां से शुरू होता है। तो स्पर्म में जो चलन शुरू होता है तब भी टिक करेंगे एपिडिडाइमिस में। आपसे पूछेगा मैच्योर कहां होते हैं, एपिडिडाइमिस में। आपसे पूछेगा टेम्परेरली, एक ध्यान में रखिएगा, एक शब्द पूछेगा टेम्परेरली स्टोर। एग्जाम में पूछेगा स्पर्म या शुक्राणु जो टेम्परेरली का मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलते हैं टेम्परेरली को, टेम्परेरी शब्द क्या होता है, अस्थायी। ठीक है, अगर पूछेगा अस्थायी रूप से या टेम्परेरली स्पर्म स्टोर कहां होते हैं, तब भी टिक करना है एपिडिडाइमिस में ये स्टोर होते हैं। ये एपिडाइमिस के हैं। अब और इससे काउडा एपिडिडाइमिस से क्या निकलता है? तो काउडा एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस निकलता है। अब काउडा एपिडिडाइमिस से क्या निकलेगा? वास डिफरेंस निकलेगा। तो देख लीजिए, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टीज है, और ये सेमिनल टिब्यूल्स है, ये रेटी ऑफ टेस्टीज है ये, और यहां से ये नली जो निकल रही एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से ये जो निकल रही है और वो क्या निकल रही है, वास डिफरेंस निकल रही है। ठीक है, तो वास डिफरेंस क्या होता है? तो कहता है इमर्ज फ्रॉम काउडा एपिडिडाइमिस। ये कहां से निकलती है? तो ध्यान में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास डिफरेंस जो है वो कहां से निकलती है। तो आपका कहना होगा काउडा एपिडिडाइमिस से निकलती है। और इसका मुख्य कार्य क्या? कैरी स्पर्म। यह स्पर्म को कैरी करती है या ढोने का कार्य करती है। स्पर्म को क्या करती है? कैरी करती है या स्पर्म को ले जाने का कार्य करती है। फिर आता है इजाकुलेटरी डक्ट। फिर वास डिफरेंस किसमें खुलता है? इजाकुलेटरी डक्ट में खुलता है। स्खलन नलिका, हिंदी में बोलते हैं स्खलन नलिका। पजेस थ्रू द प्रोस्टेट ओपन इनटू यूरेथ्रा। यहाँ यही क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, और ये कहाँ खुलता है? यूरेथ्रा में। तो ये देखिएगा, ये ग्रंथि है, ये कौन है? प्रोस्टेट ग्रंथि है ये है। और ये इजाकुलेटरी डक्ट है, ये जो जा रही है, ये यहां से जो खुल रही है, ये यहां से, यहां इसने एपिडिडाइमिस नहीं दिया हुआ, ये जो खुल रही है, ये एजुकुलेटरी डक्ट पजेस थ्रू द प्रोस्टेट ओपन इनटू यूरेथ्रा। और ये जो मूत्र नली है, ये हमारी नली को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। मूत्र की नली में खुलता है। यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट्स एंड प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्लैंड थ्रू द पेनिस टू आउटसाइड। और इसके अलावा ये बाहर निकल जाता है। अच्छा, सेमिनल वेसिकल्स पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल्स का पिक्चर ये है, छोटी सी एक संरचना होती है, इसे सेमिनल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स का कार्य क्या है? तो कहता है यूट्रस मस्कुलिनस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल देगा यूट्रस मैस्कुलिनस क्या होता है? तो सेमिनल वेसिकल को यूट्रस मैस्कुलिनस बोलते हैं। ध्यान में रखना, यूट्रस से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ना चला जाना। पूछ दे यूट्रस मैस्कुलिनस किस में पाया जाता है, तो ये सेमिनल वेसिकल्स का दूसरा नाम है यूट्रस मैस्कुलिनस। ध्यान में रखिएगा, सेमिनल वेसिकल को यूट्रस मैस्कुलिनस बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर पूछे यूट्रस मैस्कुलिनस किस में पाया जाता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इसका मुख्य कार्य होता है 70% सीमन जो हमारा वीर होता है, उस वीर का यानी सीमन का 70% हिस्सा बनाता है। सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। सेमिनल फ्लूइड जो है 70% सीमन का हिस्सा बनाता है। इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि जो सीमन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो 7.4 पीएच होता है सीमन का। कंटेन फ्रक्टोज, देखिएगा एक चीज विशेष है, केवल जो सीमन होता है उसी में केवल फ्रक्टोज शुगर। एक्चुअली में फ्रक्टोज शुगर केवल फलों में पाई जाती है।
इसको ध्यान में रखिए। फ्रक्टोज शुगर कहाँ पाई जाती है? तो फ्रक्टोज शुगर केवल और केवल फलों में पाई जाती है। लेकिन ह्यूमन सीमन, या मतलब सीमन जो होता है मैमल्स का, उसके सीमन में फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। और इसी फ्रक्टोज शुगर से जो रेप के केस हैं, तो उसमें जब रेप में स्लाइड बनाई जाती है, तो स्लाइड डॉक्टर चेक करता है, और जो केमिस्ट होते हैं चेक करते हैं, तो अगर उसमें फ्रक्टोज मिल गया तो ये सिद्ध हो जाता है कि इसके साथ सेक्स जबरदस्त, मतलब सेक्स हुआ जबरदस्ती, और वो वाला सिस्टम ही नहीं है कि प्यार से हुआ सेक्स हुआ, मगर ये हो जाता है कि हाँ सेक्स कंफर्म है। फ्रक्टोज शुगर क्योंकि ह्यूमन सीमन में ही पाई जाती है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्मेटो, जो स्पर्मेटो जो है, या स्पर्म क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको ऊर्जा चाहिए, तो यही फ्रक्टोज शुगर। और निकलती कहां से? सेमिनल वेसिकल से। और क्या निकलता है? सीट्रेट निकलता है। और क्या निकलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ध्यान में रखिएगा, ये विशेष एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोस्टा जो ग्लैंडिन्स है वो किस में पाया जाता है? तो सीमन में पाया जाता है। किसमें? सीमन में पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो इतनी चीजें सेमिनल वेसिकल से स्रावित होती हैं। और सीमन का आपसे पूछेगा, जो सीमन होता है उसका 70% हिस्सा कौन बनाता है? तो सेमिनल वेसिकल्स बनाती है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, सीक्रेट 20% पार्ट ऑफ सीमन। प्रोस्टेट ग्लैंड 20% हिस्सा बनाती है। तो देखिएगा, 70% सेमिनल वेसिकल्स ने बना दिया, 20% प्रोस्टेट ने बना दिया, और बकाया 10% में स्पर्म होते हैं। समझ में आ गया? मतलब 7 8 9 90% तक फ्लूइड ही होता है। क्या होता है? एक्चुअली में फ्लूइड होता है, 10% स्पर्म होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेट 20% पार्ट ऑफ सीमन स्लाइटली एसिडिक पार्ट बनाता है। ये इसका पीएच 6.5 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है प्रोस्टेट से निकलने वाला जो लिक्विड है उसका पीएच कितना होता है? 6.5 होता है। पर होता क्यों है ये अम्लीय? क्यों होता है हल्का अम्लीय? क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है। आपसे पूछेगा इसमें क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाए जाने के कारण ये हल्का सा अम्लीय होता है। कंटेन एल्बुमिन। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड एल्बुमिन भी छोड़ती है, जो कि स्पर्म को मोबिलिटी देती है, स्पर्म को चलने में मदद करती है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटियोलाइटिक इसमें एंजाइम? वो तो फाइब्रोनोलाइसिन और फाइब्रोजिनेज, ये दो एंजाइम हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसको फाइब्रोनोलाइसिन और फाइब्रोजिनेज के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा फाइब्रोनोलाइसिन और फाइब्रोजिनेज किससे स्रावित होते हैं? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जो कि हमारे सीमन का हिस्सा होते हैं। काउपर्स ग्लैंड, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। काउपर ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। फाउंड ओनली मेल, ये केवल नर में पाई जाती, मादा में नहीं पाई जाती। न्यूट्रलाइज आइनी यूरिन इन यूरेथ्रा, ये क्या करता है? एक्चुअली में हम टॉयलेट करने गए, टॉयलेट में जो हमारा यूथ्रा होता है, मूत्र की नली होती है, वो मूत्र की नली कैसी हो जाती है? तो वो मूत्र की नली क्षारी हो जाती है। तो ये क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको नॉर्मल कर देता है, जिससे हमारे जो स्पर्म अंदर से आ रहे हो वो मरेगा। और ल्यूब्रिकेंट ऑफ पेनिस, पेनिस को ल्यूब्रिकेंट कर देता है, चिकना कर देता है, जिससे सेक्स करने से पहले देखेगा कि लिक्विड बाहर आता है, जिससे वो पूरा का पूरा जो यूरेथ्रा है वो चिकना हो सके। यूरेथ्रा क्या? यूरोजिनाइटल डक्ट है। जो ये पेनिस होता है, पेनिस में जो नली होती है ये उसको हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। पेनिस की जो अंदर नली होती है, ठीक है। चलिए, पेनिस की बात करें तो प्रीप्यूस क्या होता है? फोल्डेड स्किन, जो फोल्डेड स्किन होती है पेनिस पर, उसे प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। सराउंडिंग यूरोजिनाइटल डक्ट इज, जो यूरोजिनाइटल डक्ट होती है वो किससे होती है? वन कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो कार्पस स्पॉन्जियोसम से कवर्ड रहता है, और जो दो नीचे वाले होते हैं कार्पोरा, क्या होता है? कार्पोरा कवर्नोसा होते हैं। तो दो कार्पोरा कार्नोसा। आपसे पूछेगा कार्पोरा कार्नोसा की संख्या कितनी होती है पेनिस में? दो। कार्पस स्पॉन्जियसम की संख्या कितनी होती है? एक होती है। फिर आता है पेरिनियल ग्लैंड या रेक्टल ग्लैंड। पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड फाउंड इन रैबिट, नॉट फाउंड इन ह्यूमन। ये केवल रैबिट में पाई जाती है, और ये मनुष्य में नहीं पाई जाती। सीमन की बात करें तो एक बार में मनुष्य से मैक्सिमम सीमन 3 ml निकलता है। इसमें लगभग 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, 300 होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अब चूंकि कैसा क्या, अगर ये यूट्यूब पर आया
तब तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि एक्चुअली में ये ऐप की क्लास है तो आप ऐप पर देख रहे होंगे, एंजॉय करिए। इसी के साथ नमस्कार।